तो आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में, द जर्नी ऑफ प्लास्टिक। तो इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमको प्लास्टिक के बारे में बात करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि क्यों प्लास्टिक के बारे में बात करना ज़रूरी है, प्लास्टिक कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो स्वच्छता की पाठशाला में आज हम लोग प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, प्लास्टिक फ्री जुलाई के ओकेज़न पे। ओके, तो सबसे पहले प्लास्टिक होता क्या है? सबने प्लास्टिक देखा है? चैट बॉक्स में सब फटाफट से मुझे बताएँगे कि सबने प्लास्टिक देखा है, प्लास्टिक यूज़ किया है? सबको पता है प्लास्टिक क्या होता है? एक ईज़ी टू यूज़ सब्सटेंस होता है, कहीं से भी, कुछ भी, हर चीज़ प्लास्टिक की पैकिंग में, प्लास्टिक की वाटर बॉटल, प्लास्टिक का कटलरी, प्लास्टिक का जूस का बॉटल, प्लास्टिक की थैली, सबको पता है प्लास्टिक। हमारे आस-पास जो है प्लास्टिक ही प्लास्टिक होता है हमेशा। तो ये आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है कि प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बताया कि प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसको किसी भी शेप में जो है वो बनाया जा सकता है। प्लास्टिक जो वर्ड है, प्लास्टिक का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल, जिसको अलग-अलग शेप में हम फॉर्म कर सकते हैं। और प्लास्टिक जो है वो नेचुरल गैस से बनता है, ऑयल से बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर प्लास्टिक को बनाया जाता है। और प्लास्टिक हमारे आसपास हर जगह होता है। थोड़ी साइंटिफिक सा साइंस है इसके पीछे कि क्या है प्लास्टिक, क्या नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है कि प्लास्टिक क्रिएट कब हुआ था? सबसे पहले प्लास्टिक को जो है इन्वेंट कब किया गया था? तो सबकी स्क्रीन्स पे दिख रहा है कि प्लास्टिक को जो है इन्वेंट किया गया था 1869 में। 1869 में जो है प्लास्टिक की इन्वेंशन हुई थी, जॉन वेस्ली ने किया था। और ये जो है आइवरी आइवरी किसी को पता है आइवरी क्या होती है? किसी को पता है? चैट बॉक्स में जल्दी से यस नो लिखो जिसको पता है आइवरी क्या होता है, क्या नहीं होता है। आइवरी जो है वो सबने हाथी देखा है। हाथी का जो दांत होता है व्हाइट, जो बाहर सूंड के बाहर दिखाई देता है, वो होता है आइवरी। तो उसको उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, क्योंकि पहले जो है जानवरों को मार के उनसे ये चीजें, कुछ चीजें जो है ली जाती थी कंपाउंड्स बनाने के लिए, मटेरियल बनाने के लिए। तो उस चीज का सब्स्टिट्यूट, कुछ उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए जो है वो प्लास्टिक की खोज की गई थी। तो वो कैसे हुई कि प्लास्टिक की खोज कैसे की? तो सेल्यूलोज जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो साथ में आते हैं तो सेल्यूलोज बनता है। और सेल्यूलोज को जब कैम्फर कैम्फर होता है कपूर, उसके साथ में उसको जब ट्रीट करते हैं तो प्लास्टिक बनता है। तो इस तरीके से जो है प्लास्टिक बनाया गया था कि जो हमें कछुओं को या फिर हाथी को जो है इन इन लोगों को नुकसान ना पहुंचाना पड़े, तो इसके लिए हमने प्लास्टिक को, इसके लिए उस दौरान पे 1869 में जो है वो प्लास्टिक का खोज की गई थी, सो दैट एनिमल्स को जो है डेंजर में ना डाला जाए, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए। तो जो शुरुआत थी प्लास्टिक की वो एक बहुत अच्छी नोट पे हुई थी कि हम एनिमल्स को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहते हैं। तो उसके लिए प्लास्टिक को बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि बना तो दिया, प्लास्टिक बहुत इजी टू यूज एक सब्सटेंस होता है। किसी चीज को बारिश में बचाना हो या कहीं किसी चीज को आराम से संभाल के रखना हो तो हम प्लास्टिक में डाल देते हैं, उसको प्लास्टिक की पैकिंग में डाल देते हैं हर चीज को। लेकिन ओवर यूज बढ़ गया। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी तो उस टाइम पे क्या है कि बहुत सारा प्लास्टिक यूज होने शुरू हो गया था, एक्सेस यूज शुरू हुआ उस दौरान प्लास्टिक का। और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि किस किस तरीके से हुआ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो बहुत, उनकी बहुत कमी हो गई थी और उसका ऑल्टरनेटिव मिल गया था प्लास्टिक। तो और प्लास्टिक जो है वो बहुत सस्ता भी होता है,
तो महँगी चीज़ में खर्च ना करके पैसे को जो है लोग किसी सस्ती चीज़ में यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि ₹1 में मिल जाता है, ₹2 में बल्क में मिल जाएगा, तो हम क्यों कोई महँगा सामान खरीदें। तो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में जो है प्लास्टिक को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो प्रोडक्शन जो है वो 300% बढ़ गई, बहुत चीप था, इनएक्सपेंसिव होता है और जो है जो ट्रेडिशनली जो हम चीज़ें यूज़ करते थे, उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया प्लास्टिक ने। सबने देखा है कि सबके घरों पे, गाँव में जो है पत्तल पे खाना खाया जाता था पहले। लेकिन अभी हमने ये भी देखा है कि अभी हम प्लास्टिक का प्लेट्स यूज़ करते हैं, हर जगह पे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस तरीके से जो है प्लास्टिक ने जो है हर चीज़ को रिप्लेस करना शुरू कर दिया क्योंकि आसानी से मिलता है और बहुत ईज़ी है यूज़ करने के लिए। ज़्यादा झमेला नहीं रहता है किसी चीज़ का, तो फिर सब लोग को लगता है कि प्लास्टिक ईज़िली अवेलेबल है तो इसको यूज़ करना चाहिए। तो ये आपकी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि पहले किस तरीके से कितना क्वांटिटी में जो है वो जनरेट होता था, फिर कैसे मतलब राइज़ हो रहा है प्लास्टिक का यूज़ का और कैसे उसका जनरेशन भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कोई चीज़ अगर एक से शुरू हुई थी तो वो आज पता नहीं कितनी लाखों और करोड़ों में पहुँच चुकी है। तो हर दिन जो है प्लास्टिक का जनरेशन बढ़ रहा है और प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है। हम एट द एंड वेस्ट पर आ रहे हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक में जो सिंगल यूज़ होती हैं, कि अभी इस्तेमाल की और फेंक दी, अभी इस्तेमाल की और फेंक दी। बल्क में जनरेशन होता है और कंज़म्पशन होता है प्लास्टिक का हर दिन और बहुत अलग-अलग तरीके के जो हैं प्लास्टिक्स होते हैं। नॉर्मली हम सब लोग क्या करते हैं कि कुछ भी चिप्स खाए या कोई बिस्किट खाया, जूस पिया, कुछ भी किया, हर चीज़ जो है प्लास्टिक के पैकिंग में आती है और हम फेंक देते हैं उसको डस्टबिन में। लेकिन क्या आप लोगों में से किसी ने कभी भी जो है वो किसी प्लास्टिक के रैपर को या प्लास्टिक के डब्बे को देखा है, उसपे इस तरीके का सामने जो आपकी रिसाइकिल का जो साइन बना है, ट्रायंगल, इस तरीके से अगर आपने देखा होगा तो प्लास्टिक के मटेरियल पर हमेशा इस तरीके का एक साइन बना होता है, जिसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं 1 टू 7 जो कि डिफाइन करते हैं अलग-अलग कैटेगरीज़ ऑफ प्लास्टिक को। कि जो हमारी मिनरल वाटर बॉटल होती है, हम पानी की बॉटल जो हमेशा खरीदते हैं पानी के लिए, वो नंबर 1 कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक होता है, पेट कहते हैं इसको, पीईटी, जो कि रिसाइकिल हो जाती है। उस तरीके से एचडीपीई, पीवीसी, एलडीपीई, पीपी, पीएस और अदर काइंड्स ऑफ प्लास्टिक के कैटेगरी होते हैं। तो आप लोग आज सब लोग क्या करेंगे, अपने घर पे शैम्पू की बॉटल उठाएँगे और उसके बॉटम पे एकदम नीचे देखेंगे कि कौन-सा साइन बना है उसपे, रिसाइक्लिंग का जो साइन बना है उसमें कौन-सा नंबर है उस प्लास्टिक का। और उसको देख के हमको पता चल जाता है कि ये रिसाइकिल होता है कि नहीं होता है। नॉर्मली जो है वो सब तरीके के प्लास्टिक जो हैं, ये जो आपके सामने सारी कैटेगरीज़ आपको आपके फ़ोन पे दिख रही हैं, ये सब रिसाइकिल हो जाती हैं। ये चीज़ें जो है वो बल्क में रिसाइकिल हो सकती हैं, कि आप सोचें कि 1 या 1-2 किलो जाके कहीं रिसाइकिल हो जाएगा तो वो वैसा नहीं होता है। नॉर्मली जो दूसरा तरफ पे हार्ड प्लास्टिक रहता है, वो कम क्वांटिटी में भी है, वो रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन टेट्रा पैक्स मतलब जूस के डब्बे और ये सॉफ्ट प्लास्टिक जो है इसको बहुत बल्क में इकट्ठा करना पड़ता है रिसाइकिल करने के लिए। रिसाइकिल सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो फैसिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके शहर में, आपके स्टेट में ऐसी कोई वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी है जो इन चीज़ों को लेती है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये चीज़ों को मतलब किसी भी तरीके के प्लास्टिक को कभी फेंकना नहीं चाहिए डस्टबिन में, क्योंकि वो हर चीज़ रिसाइकिल हो सकती है, उसको स्टोर करके रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हम स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा हम पॉल्यूशन क्रिएट होने से बचाएँगे। तो आपको सब अपनी स्क्रीन पे एक बार ध्यान से देखेंगे कि ये जो कैटेगरीज़ हैं कि कुछ बॉटल की है, कुछ हार्ड प्लास्टिक की है, कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक की है और कुछ लो डेंसिटी होता है, कुछ आपके सामने हर कैटेगरी दिया है कि कुछ टॉयज़ हमारे बने होते हैं, हार्ड प्लास्टिक के वो नंबर 6 कैटेगरी के होते हैं नॉर्मली, सीडीज़ जो बनी होती है वो नंबर 6 कैटेगरी की होती हैं और पानी की बॉटल जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो नंबर 1 कैटेगरी में है। आप आज शैम्पू की बॉटल को जाके घर पे देखोगे अभी,
तो वो नंबर 2 कैटेगरी की होगी। तो ये अलग-अलग कैटेगरीज़ ऑफ प्लास्टिक होता है और सब के सब रिसाइकिल होते हैं, बट उसको स्टोर करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी ये वही है कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन कैसे होती है। हमने पहले भी बता दिया कि ऑयल से होती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल से होती है। हीट, इन सबको हीट किया जाता है और फिर मॉलिक्यूल्स की जो है चेन बनती है जिससे प्लास्टिक फॉर्म हो जाता है। ओके? और प्लास्टिक, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्लेक्सिबल जो चीज़ होती है, जिसको हम किसी भी शेप में है उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो प्लास्टिक कैन बी मेड इनटू एनी शेप बाय हीटिंग देम एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे रख के प्लास्टिक को जो है किसी भी शेप में बनाया जा सकता है। तो इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक क्या हैं? अभी हमने इतनी बात कर ली कि हमको अपने आसपास हर जगह प्लास्टिक ही नजर आता है। कहीं लैंडफिल्स में पड़ा है, कभी कहीं बाहर गंदगी फैला रहे हैं, प्लास्टिक ही प्लास्टिक आसपास है। तो जो हमने पहले भी कहा था कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक जो कि प्रोड्यूस होता है वो है वंस, जो जिसको हमने एक बार यूज किया और फिर थ्रो कर देते हैं, जिसको कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसे कि होती है स्ट्रॉज, हम जूस पीते हैं, स्ट्रॉ डालते हैं उसमें, जूस पीते हैं और फेंक देते हैं, तो वो हुआ अपना सिंगल यूज प्लास्टिक। और फिर ये प्लास्टिक एट द एंड जाता कहाँ है? ट्रीट तो होता नहीं है, क्योंकि ट्रीट करने के लिए तो इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग प्लांट्स को देना पड़ेगा, वहां पर जाके इसको रिसाइकिल या ट्रीट किया जाएगा। ऐसा तो हम करते नहीं है। हम नॉर्मली कोई भी चीज यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो वो कहाँ जाता है? लैंडफिल्स में जाता है, नदियों नालों में पड़ा रहता है और एट द एंड उसको क्या है, पक्षी खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। आपने बहुत सी दफे देखा होगा अपने आसपास, जो बाहर आवारा पशु घूम रहे होते हैं वो प्लास्टिक खा रहे होते हैं। तो ये इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक है कि हमने इतना न्यूसेंस क्रिएट कर दिया कि हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला हुआ है। और वो शुरू तो इसलिए हुआ था कि एनिमल्स बचे। प्लास्टिक का इन्वेंशन इसलिए किया गया था कि एनिमल्स को जो खतरा होता है, उनसे जो आइवरी निकालने के लिए उनको हर्ट किया जाता है, वो ना हो। लेकिन एट द एंड अभी हम लोग इतना एक्सेस ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक करना शुरू कर दिए हैं कि वापस से उन्हीं जो है एनिमल्स को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा स्टैट्स दिए गए हैं कि कितना प्लास्टिक जो है वो जनरेट होता है। तो 300 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक जो है हर साल जनरेट किया जाता है। और जो है 8 मिलियन टन जो है वो डंप कर दिया जाता है ओशंस में। पहाड़ों में तो चलिए हमारे पास ओशंस नहीं है, हम जिस जगह पे रहते हैं धर्मशाला में वहां पर ओशंस नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पे वो नदियों नालों से बहता बहता जो है वो ओशंस में पहुंच जाता है। और इंडिया में 26,000 tons of plastic is generated every day. 26,000 tons, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। इतना ज्यादा जनरेशन होता है हर दिन हर साल जो है प्लास्टिक का। मेरा नाम शोमिता और मैं निधि के साथ वेस्ट वॉरियर्स में स्वच्छता की पाठशाला में काम करती हूँ। तो जैसा निधि कह रही थी कि प्लास्टिक क्योंकि मिक्स्ड फॉर्म में जनरेट होता है हम सबके घर में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, इसको अगर अलग नहीं किया जाता तो फिर ये हमारे डंप साइट्स और लैंडफिल्स में जाता है। अभी धर्मशाला का जो डंप साइट है वो बहुत ही खराब हालत में है इस वजह से, क्योंकि धर्मशाला में हम उसको सोर्स पे सेग्रीगेट नहीं करते। तो अलग अलग टाइप का प्लास्टिक, जैसे अभी निधि मैम ने बताया कि बहुत तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं, टोटल 7 कैटेगरीज होती हैं सिर्फ प्लास्टिक की, और प्लास्टिक सिर्फ एक मटेरियल है। तो अगर ये सब एक फॉर्म में जाता है तो वो अलग अलग रेट पे डिकम्पोज होता है। तो मोस्टली प्लास्टिक 100, 500, 1000 साल तक डिकम्पोज नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसलिए इसको हम कोशिश करते हैं कि ये डंप साइट्स और लैंडफिल्स में ना जाए, क्योंकि ये वहीं पे पड़ा रहता है। और फिर जो केमिकल्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं प्लास्टिक में, उनको टूटने में बहुत टाइम लगता है। जब वो टूटना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली आपके जमीन के लिए, पानी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। वो बहुत खराब केमिकल्स रिलीज करते हैं, क्योंकि ये सारी सिंथेटिक चीजें हैं, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है। तो अगर हम इसको अपने घर पे ही अलग से सेग्रीगेट करें और अपने गीले कचरे के साथ अपने डंप साइट पे ना भेजें, तो इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और प्रदूषण होने से, प्लास्टिक का प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। तो ये आपका लैंड लैंड पे भी डिपेंड करता है और पानी को भी असर करता है।
तो जैसे धर्मशाला में जो कम्युनिटी है, एक छोटा सा एरिया है चैत्रू करके। चैत्रू में जो फैमिलीज रहती हैं जो डंप साइट के एकदम नीचे हैं, उन वो अभी बहुत सफर कर रहे हैं। उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी खराब है क्योंकि जितना भी कचरा लैंडफिल और डंप साइट्स में से सीप इन होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है जमीन में या आसपास के वाटर सोर्स में, वो फिर हम कंज्यूम करते हैं उसको। वो फिर वो जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जो डंप साइट के इतने करीब हैं, वो फिर उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत खराब होता है। और जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे, डंप साइट्स पे एक्चुअली लोग काम करते हैं जो आपका मिक्स्ड वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं। तो उनके लिए प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू ज्यादा है, प्लास्टिक वेस्ट सेग्रीगेट करना उनको एक्चुअली पैसा लाता है। तो वो इतने खराब कंडीशंस में आपके मिक्स्ड वेस्ट में से प्लास्टिक निकाल के सेग्रीगेट करते हैं ताकि वो उसको बेच सके। तो इस स्लाइड का पर्पस ये है कि वो आपको पता चले कि अगर आप उसको अपने घर पे, स्कूल पे खुद से अपने फैमिलीज को समझाएं कि सेग्रीगेट करना और अलग से स्टोर करके रखना अलग अलग टाइप्स के प्लास्टिक को बहुत जरूरी है। हाँ, तो जैसे शौमिता बता रही थी कि प्लास्टिक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने स्टैट्स देखी, इतना मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है जनरेट होता है हर साल। तो उसका मतलब है कि वो कंज्यूम भी होता है। कंज्यूम होने के बाद में वो जा कहाँ रहा है, हमको ये सोचने की जरूरत है। तो जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा कि वो लैंडफिल्स में जा रहा है, अभी करंट स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि उसको बर्ड्स खा रहे हैं, एनिमल्स खा रहे हैं। तो इतना जनरेट हो रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है, लेकिन ट्रीट नहीं हो रहा है। और ट्रीट इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमको जो है वेस्ट को मैनेज करना नहीं आता है, हमको आदत नहीं रहती है। हम अपने घर पे हमेशा देखा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिर्फ एक डस्टबिन होता है और उसी में हम किचन का वेस्ट, साग सब्जी में से जो निकल के आता है वो उस डस्टबिन में जा रहा है, कुछ सूखा सामान है वो उस डस्टबिन में जा रहा है, वॉशरूम में से कुछ चीजें आती हैं वो सिंगल उसी डस्टबिन में चली जाती है। तो मतलब एक ही डस्टबिन के अंदर सब कुछ हम जो है मिक्स कर देते हैं और मिक्स्ड वेस्ट को है ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ट्रीट वेस्ट को ट्रीट करने के लिए उसको अलग अलग रखना, सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी होता है। गीले कचरे को एक तरफ रखना और सूखे कचरे को एक तरफ रखना बहुत जरूरी है। तो जब हमने सारा का सारा ड्राई वेस्ट एक जगह रख लिया, मतलब मान लीजिए मेरे ड्राई वेस्ट में गत्ता है, पेपर है, प्लास्टिक है, तो उसको अलग करना आसान है कि मैंने सारा का सारा जो है प्लास्टिक एक जगह रख लिया क्योंकि वो रिसाइकिल होता है, गत्ता रिसाइकिल होता है, पेपर रिसाइकिल होता है। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को अब मैं अपने किचन वेस्ट के साथ में मिला दूंगी कि मैंने दाल सब्जी भी कोई बचा हुआ उसी में डाल दिया, सब्जी के छिलके, फ्रूट्स के छिलके उसमें डाल दिए, तो वो डस्टबिन ना मैं छूने की कोशिश करूंगी और ना ही आप में से कोई। तो जो है गंदगी कुछ नहीं होती है, वेस्ट कुछ नहीं होता है, हम जिस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं वो वेस्ट होता है। हम सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, दैट इज वेस्ट। अदरवाइज हर चीज जो है वो रीयूज हो सकती है, उसमें से कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है। तो सारे जो भी जितने भी तरीके के प्लास्टिक हैं उसको अगर हम सही से सेग्रीगेट करके घर पे रखें, स्टोर करें और फिर बाद में उसको जो है ट्रीट करने के लिए दें, तो हम ये जो हम हमारे अभी आपके सामने स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो ये व्यूज नहीं होंगे, ऐसे नज़ारे नहीं होंगे जहाँ पर जानवर जो है वो प्लास्टिक खा रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है। और सिर्फ जानवरों को नुकसान नहीं हो रहा है, हम लोगों को भी हो रहा है, क्योंकि हम ये सारा लैंडफिल्स में जाता है, जमीनों पे पड़ा रहता है, वही वहीं पर कल्टीवेशन होती है, वहीं पर हमारी क्रॉप्स उगती हैं और हम वही चीज को खाते हैं। मतलब जो पानी में ये सब कुछ बह के जाता है, सारी गंदगी बह के जाती है, वही वापस से ओशंस में मिलता है, बारिश बन के वापस आता है। तो मतलब प्योरिटी नहीं रहती है किसी चीज में। प्लास्टिक को रिसाइकिल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ब्रेक डाउन करने में सालों साल लग जाते हैं। जो हमारे आप देखते हैं ना, किचन में से जो हमारा किचन वेस्ट निकलता है, वेट वेस्ट निकलता है, वो उसको कंपोस्ट किया जा सकता है। उसको हम जमीन में फेंक दें तो वो जो है ब्रेक डाउन कर जाता है और कुछ हफ्तों में या एक दो महीने में वो जो है ब्रेक डाउन करके उसकी खाद बन जाती है। लेकिन ऐसा प्लास्टिक के साथ नहीं होता है। वो जो है एनवायरमेंट में वैसे ही पड़ी रहेंगी हमेशा, वो कभी डिकम्पोज नहीं होता है, वो ब्रेक डाउन नहीं करती हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि 10 से 1000 साल लग जाते हैं प्लास्टिक को जो है उसके मॉलिक्यूल्स को टूटने में, डिकम्पोज होने में। और जब वो डिकम्पोज होता भी है अगर,
तो वो टॉक्सिक, बहुत ही खतरनाक जो है सिक्रीशन होता है उसमें से, जो कि सॉइल को पॉल्यूट करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है। तो बनाना तो आसान है, मतलब सस्ता मिल भी जाता है, प्लास्टिक अवेलेबल भी है बल्क में, लेकिन उसका ब्रेक डाउन नहीं होता है। अगर आप उसको नदियों नालों में या जमीन पे फेंक दोगे तो वो कभी इस तरीके से खत्म नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से, सालों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं। आप एक प्लास्टिक की बॉटल को आज यहाँ पर रखोगे अपने घर के बाहर और उसको नहीं छेड़ोगे तो आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी वो वहीं पर ही दिखेगी। तो यही चेन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कुछ कंज्यूम किया और मैंने उसको फेंक दिया कहीं तो वो वापस मेरे पास नहीं आएगा। ये एक चेन है, राइट? प्लास्टिक की एक चेन है। तो एक स्टडी के हिसाब से जो है कहा जाता है कि जो ह्यूमंस हैं वो एक साल में एक एटीएम कार्ड के बराबर का जो है प्लास्टिक कंज्यूम करता है, क्योंकि किसी ना किसी चीज में तो प्लास्टिक है, भले ही वो जमीन से आ रहा है या वाटर से आ रहा है। तो हम जो चीज बाहर फेंकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे घर से निकल गई तो वो वापस हमारे पास कभी नहीं आएगी। ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है, और अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो हम कंज्यूम भी प्लास्टिक ही करेंगे। सिस्टम वही है कि आप किसी खेत में जाओ, अगर वहां पर प्लास्टिक पड़ा होगा, वहीं पर आपने कुछ उगाना शुरू कर दिया है, तो वो जो ब्रेक डाउन हो रहा होगा प्लास्टिक वहां पर, वही वापस आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये सब नहीं करेंगे तो हमको वही है कि हम वेस्ट को जो है सेग्रीगेट करना सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, वेस्ट सेग्रीगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन हमने वो सीख लिया तो हम प्लास्टिक को, कार्डबोर्ड को, पेपर को, मेटल को, ग्लास को जो है वो उसके सही रिसाइकलिंग पॉइंट तक भेजने में जो है हम सफल होंगे। तभी कहते हैं कि अभी इतना प्लास्टिक है मार्केट में, तो यूज क्या करें उसके अलावा, कि हर चीज प्लास्टिक में आ रही है, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या है कि अगर ये नहीं यूज करें तो क्या यूज करें। तो हम प्लास्टिक की बॉटल्स के बजाय हम स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स यूज कर सकते हैं, या हम ग्लास की बॉटल यूज कर सकते हैं। हमको वुड यूज करना चाहिए, नेचुरल क्लोथ यूज करने चाहिए। प्लास्टिक के मतलब हम हमेशा कैरी बैग लेने की जरूरत नहीं होती है। जब हम मार्केट जाते हैं तो हमेशा कैरी बैग लेने की जरूरत नहीं होती। हम अगर अपने साथ में अपना एक जो है कपड़े का थैला लेके चलें तो हमको वो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम कंजम्पशन कम करेंगे। तो कंजम्पशन कम करना बहुत जरूरी है। हम बैम्बू यूज कर सकते हैं, हम पेपर यूज कर सकते हैं। आज जो है वो पेपर बैग डे भी है। तो ऑल्टरनेटिव्स ये हैं कि हमको चीज मतलब प्लास्टिक की कंजम्पशन को कम करना है सबसे पहले, और सबसे जरूरी जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है, कटलरी जैसे होती है कि हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए और हमने कुछ सिंगल यूज स्ट्रॉ ले लिया या प्लेट ले लिया, स्पून ले लिया, उन चीजों से हमको बचना चाहिए। पेपर बैग ले सकते हैं, रियूजेबल क्लॉथ बैग ले सकते हैं। ओके, सो हम प्लास्टिक के टूथब्रश के बजाय जो है बैम्बू का टूथब्रश यूज कर सकते हैं। और ये जो कटिंग बोर्ड्स होते हैं, चॉपिंग बोर्ड्स रहते हैं प्लास्टिक के, उसकी जगह हम वुडन कटिंग बोर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। अगर आप लोगों के पास में कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है तो आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में दिखाएं, और इसके बाद में हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा जहां पर आप सभी को कहा गया था कि आप लोगों को एक जो है कपड़ा और सीजर लेके बैठना है, कैंची लेके साथ में बैठना है। तो आज हम आप लोगों को क्लॉथ बैग बनाना सिखाएंगे। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शोमिता है। मैं के साथ वेस्ट वॉरियर्स के स्वच्छता की पाठशाला प्रोग्राम में काम करती हूँ। तो आज हम लोग एक शॉर्ट एक्टिविटी करेंगे जिसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, और फिर उसको आप लोग अपने या तो मेरे साथ अभी करेंगे उस एक्टिविटी को, या फिर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपका होमवर्क होगा। उससे पहले मुझको कुछ प्लास्टिक्स दिखाने थे आपको जल्दी से। तो जैसे निधि ने बताया कि 7 कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं? हम लोग सबसे ज्यादा कॉमनली ये नंबर्स कहाँ नोटिस करते हैं? तो नंबर 1 प्लास्टिक आपका यूजुअली ये जो आपका डिश सोप, बर्तन धोने के जो डिटर्जेंट का जो बॉटल होता है वो होता है। ऐसे सैंडविच स्प्रेड और ऐसी चीजें
नंबर 1 कंटेनर में आती हैं। अगर आप सबसे कॉमन नंबर 1 होता है आपका पानी का बॉटल, जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल होता है, जिसमें बॉटल वाटर सेल करते हैं। ये होता है आपका नंबर 1। नंबर 2 उतना कॉमनली अकरिंग नहीं होता, पर ये तेल यूजुअली नारियल का तेल, पैराशूट के प्रोडक्ट्स यूजुअली नंबर 2 में होते हैं। तो इसमें नीचे लिखा है HDPE नंबर 2। नंबर 3 भी उतना कॉमनली अकरिंग नहीं होता हाउस होल्ड चीजों में, पर अगर आप क्राफ्ट या ऐसा कुछ करते हैं तो एडहेसिव्स जैसी चीजें, फेविकॉल, फेविक्विक, ये सब आपके नंबर 3 कंटेनर में होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें पीछे नंबर 3 लिखा हुआ है, और इसमें एक्चुअली रैपिंग, ये जो रैपिंग है इसका भी नंबर दिया हुआ है। नंबर 4 काफी कॉमन है, ये आपके मिल्क पैकेट्स होते हैं। इसमें ये आपका जो फोल्डिंग होता है, इस फोल्डिंग के नीचे नंबर 4 आपका नंबर लिखा होता है मिल्क के पैकेट्स पे। ये होता है नंबर 4। नंबर 5 जो ठोस प्लास्टिक होता है, ये होता है तो आपके लोशन के, यूजुअली शैम्पू वगैरह के, कभी कभी और ऐसे चीज स्प्रेड्स, ये वाले जो चीज स्प्रेड्स होते हैं, ये कंटेनर्स नंबर 5 में होते हैं। नंबर 6 सीडीज और VCR जैसी चीजें होती हैं, जो अब मैं आजकल सीडी नहीं यूज करती तो मेरे पास सीडीज नहीं है। हम अपने ऑफिस में भी आजकल सीडीज नहीं यूज करते तो हमारे पास सीडीज नहीं है, पर वो आपके नंबर 6 होते हैं। लास्ट में जो सबसे घटिया टाइप का प्लास्टिक होता है, उनको हम अदर्स में डालते हैं, तो वो होता है आपके सॉफ्ट प्लास्टिक्स। तो इसमें काफी बड़े प्रिंट में दिया हुआ है नंबर 7, इसको अदर्स में डाला जाता है, क्योंकि इसमें एक लेयर या एक टाइप का कंपाउंड नहीं है प्लास्टिक। तो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रिजर्व्ड रहे, इस वजह से इसमें मल्टी लेयरिंग यूज करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी जैसे अगर इट्स लो एल कैरी वो आपको मैगी सेल करे तो मैगी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। तो इसलिए ये मल्टी लेयरिंग होती है इसमें, मैगी जैसी चीजों में। सेम विथ टेट्रा पैक्स। टेट्रा पैक्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे निधि ने बताया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें वो सिर्फ ट्रायंगल डाल देते हैं, उसमें नंबर नहीं डालते। तो टेट्रा पैक ऐसा होता है, तो इसमें कोई नंबर नहीं है, ये बस एक ट्रायंगल है। अगर टेट्रा पैक आप एक साथ काफी सारा इकट्ठा करें, जैसे मैंने किया हुआ है, तो ये एक साथ रिसाइक्लेबल है। तो टेट्रा पैक्स अगर हम साथ में एक साथ स्टोर करके रिसाइकिल करें तो रिसाइकिल हो सकता है। ये रेडिली रिसाइक्लेबल नहीं होता है, जैसे आपके ठोस प्लास्टिक्स रेडिली रिसाइक्लेबल होते हैं, ये उतना रेडिली रिसाइक्लेबल नहीं होता है एक साथ कलेक्ट करने पे। सेम विद आपका सॉफ्ट और मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक्स। धर्मशाला में वेस्ट वॉरियर्स हर तरह का प्लास्टिक स्टोर करते हैं, अगर रिसाइकिल करते हैं, अगर रिसाइकिल नहीं होता है तो हर तरह का प्लास्टिक स्टोर करते हैं कि हम वो बल्क में भेज सकें। जिन जिन स्कूल्स में वेस्ट वॉरियर्स में प्लास्टिक गुल्लक लगाए हैं, उन प्लास्टिक गुल्लक में हम सारे प्लास्टिक्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वेस्ट वॉरियर्स उन सारे प्लास्टिक्स को फिर रिसाइकिल कर सकता है। मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें की हैं अपने लाइफ में, और जो निधि ने भी प्रेजेंटेशन के दौरान बताया, जो आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं कि मैं अब बॉटल वाटर नहीं खरीदती, मैं अपना रीयूजेबल बॉटल जगह नहीं लेता, और मैं प्लास्टिक वेस्ट में जनरेट नहीं करती। मैं पहले प्लास्टिक का टूथब्रश यूज करती थी, ये मेरा पुराना टूथब्रश है। जैसे निधि ने प्रेजेंटेशन में बताया, मैं बैम्बू टूथब्रश यूज करती हूँ। ये बहुत आसानी से आजकल बाजार में मिलता है, और ये कंपोस्ट हो सकता है। अगर कंपोस्ट नहीं भी हो रहा हो तो प्लास्टिक से बेहतर है। सबसे बड़ी चीज और सबसे आसान चीज ये है कि आप ये सब इस्तेमाल करना बंद कर दें, अपने कैरी बैग्स। जैसे हिमाचल में ये ऐसा प्लास्टिक बैग बैंड है, तो अभी आजकल कोई भी दुकान में ऐसा प्लास्टिक बैग आपको नहीं देता। अगर दे रहा है तो आप उसको लेने से मना करिए, ताकि उनको समझ आए कि कस्टमर को ये बैग नहीं चाहिए। तो आजकल हमारे धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में
ऐसे बैग्स दिए जाते हैं। ये एक्चुअली 100 ऐसा नहीं है कि 100% प्लास्टिक बैग प्लास्टिक नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक डालते हैं, तो ये इसलिए इस प्लास्टिक से बेटर है ये प्लास्टिक बैग। इससे भी बेटर है, जैसा निधि ने कहा, क्लॉथ बैग। तो आज हम अ, अगर आपके जिन जिन के पास क्लॉथ बैग्स ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है, हम आज जल्दी से सीखेंगे कि हम खुद का क्लॉथ बैग कैसे बना सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, और जिन जिन के पास एक्चुअली रॉ मटेरियल्स हैं, जैसा निधि ने कहा, टी शर्ट और कैंची, तो वो मेरे साथ अभी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक पुराना टी शर्ट था मेरे हाई स्कूल का, काफी खराब हो गया है, धब्बे वब्बे पड़ गए हैं, तो मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ इसको। तो इसका आज मैं बैग बनाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम बैग अपने टी शर्ट को ऐसे एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम इसका स्लीव काट देंगे। तो मैंने लेफ्ट साइड का स्लीव ऑलरेडी काट दिया, तो मैं राइट साइड का भी स्लीव काटूंगी। आप अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं, घर में कोई बड़े हो उनका हेल्प ले सकते हैं। कैंची को सावधानी से यूज करें, अपनी उंगलियां ना काट लें। तो ये स्लीव काट लिया मैंने। स्लीव के साथ मैं थोड़ा सा कर्व देने के लिए थोड़ा सा और एक लेयर काटूंगी अपने स्लीव का। तो ये आपके हैंडल्स बन जाएंगे बैग के। मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगी कि आप लोग अपने घर में अपने पेरेंट्स या किसी बड़े की मदद लें, और उनको भी बैग बनाना सिखाएं। अब बचा आपका ऊपर का नेक। तो मुझको ये मेरा कॉलर टी शर्ट है, तो मुझको ये कॉलर नहीं चाहिए अपने बैग में। तो जो ऊपर का जो नेक वाला पार्ट होगा, वो आपका बैग का ओपनिंग होगा। तो मैंने एक तरफ से इसको काट लिया है, मैं दूसरी तरफ से भी इसको काटूंगी अब। ये हो गया आपके बैग की ओपनिंग। जल्दी से एक बार देखेंगे कि दोनों साइड्स इवन है या नहीं। तो ये आपके ऊपर का हिस्सा हो गया। इसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। अब आएंगे नीचे वाले हिस्से में। तो जो आपके नीचे वाला पार्ट होता है, वो मैं काट दे रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा थिकर मटेरियल है, तो हमको आगे वाले स्टेप में दिक्कत होगी। तो मैं जो नीचे की सिलाई है, एकदम उसके ऊपर से काट दे रही हूँ। ये आपके बैग की लेंथ भी डिसाइड करेगा। तो अगर आप इससे छोटा बैग बनाना चाह रहे हैं, तो आप नीचे से थोड़ा और काट देंगे। मैंने बस इतना सा पोर्शन काटा है। ये बैग बनाने के तरीके की सबसे खास बात यह है कि आपको सुई धागे की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कैंची की जरूरत है। तो अब नीचे वाला जो हिस्सा कट गया है, उसमें मैं 1-1 सेंटीमीटर का स्लिट करूंगी। तो मैंने नीचे का थोड़ा सा ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं बाकी का बचा हुआ स्लिट करूंगी। तो 1-1 सेंटीमीटर का बस, मतलब चौड़ाई आपके स्लिट की 1 सेंटीमीटर होगी, और लंबाई और लगभग 1 इंच होगी। तो जल्दी जल्दी से मैं 1 इंच का कट बना रही हूं नीचे। इसमें भी अपनी उंगली संभाल के रखें।
काटते समय। जो लास्ट पोर्शन होता है उसको मैं बस उसके सिलाई से ही हाफ कर दूंगी। अब हम ये आपका नीचे से ऐसे दिखेगा फ्रीली फ्रीली सा। तो जो नीचे हमने स्लिट्स रखे हैं उसको हम बस अब उसमें हम बस अब गठान बांधना स्टार्ट कर देंगे। इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है ये बैग बनाने में, बाकी स्लीव्स और गले काटने में तो उतना वक्त नहीं लगता, मतलब टी शर्ट का गला कि ये सारी गठाने बन जाएंगी तो नीचे से कुछ गिरेगा नहीं, तो ये आपके बैग के नीचे का हिस्सा हो जाएगा। तो मैं बस इसमें 1 मिनट और लूंगी क्योंकि आइडिया तो आपको समझ आ ही रहा है। ये वाले स्टेप में सबसे मजा आता है, पर ये वाला स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो आइडिया ये है कि जब आप सारे गठान बांध ले नीचे तो ये आपका बैग बन जाएगा। तो डू इट योर सेल्फ में हमने अपना खुद का कैरी बैग बनाया। समराइज करेंगे जल्दी से। स्टेप 1 ये था कि हमने ऊपर से इसका नेक, स्लीव्स और नीचे से थोड़ा सा पोर्शन काट दिया। नेक्स्ट हमने नीचे 1 इंच लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली स्लिट्स काटी। नीचे से हमने उसको गठान लगाया और वो आपका क्लोजिंग हो गया नीचे का। जहां पे सिलाई की जरूरत थी वहां पे आपने उसमें गठान लगाया। तो ये आपका बन गया अपना कैरी बैग, क्लॉथ कैरी बैग। ओवर टू यू निधि। थैंक यू शौमिता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है ये अच्छा लगा होगा और सब लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसको घर पे। आप सब लोगों को करना है और फिर वापस से हमको आप दिखाएंगे कि आप लोगों ने किस तरीके के बैग्स किन अलग अलग कलर्स में या किन टी शर्ट से अपने बैग्स बनाए हैं। तो नटशेल में बात यह है कि इतना जो ज्यादा प्लास्टिक जनरेट होता है उसकी कंजम्पशन को हम कैसे कम कर सकते हैं और फिर उसके जो ट्रीटमेंट को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं कि हमेशा हर चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब हर बार बाजार जाके कैरी बैग खरीदने की जरूरत नहीं है, हर बार ट्रैवल करते हुए वाटर बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं है, हर बार सिंगल यूज जो स्ट्रॉ होती है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर भी हम अपनी जरूरतों को है कट डाउन कर सकते हैं वहां पर हमको करना चाहिए। और जहां पर बहुत ही एसेंशियल चीजें जो है वो प्लास्टिक में आती हैं उसको हमको मैनेज करना सीखना चाहिए। कि सबसे पहले तो है घर पे मिक्स नहीं करेंगे वेस्ट को, अलग अलग करके रखेंगे गीले को और सूखे को। और जो सूखे में जो है बहुत सा ज्यादातर जो है जो वेस्ट रहता है वो रिसाइक्लेबल होता है, तो हम उसको इजीली जो है रैग पिकर्स को है, कबाड़ी वाले को है दे सकते हैं। आइडिया ये होना चाहिए कि हम जितना कम हमारा कंट्रीब्यूशन हो वेस्ट को लैंडफिल तक पहुंचाने में उतना हमको करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन हर जगह बढ़ रहा है और हमको उसमें भागीदार नहीं बनना है। तो प्लास्टिक के लिए आज का जो ये सेशन था, प्लास्टिक फ्री जुलाई हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमको हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम अपने यूज को, अपने कंजम्पशन को जो है कट डाउन करें और मैनेजमेंट सीखें और अलग अलग अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करें। आज हमने कोई चीज सीखी है तो आप यही चीज जो है अपने फ्रेंड्स को सिखाओगे, अपनी फैमिली को सिखाओगे। सब जाके आज अपने घर पे जितनी भी प्लास्टिक की चीजें हैं उनको देखो एक बार कि उस पे रिसाइकल का साइन बना है कि नहीं बना है, कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी कैटेगरी का नहीं है, और उसको किस तरीके से साफ करके आप लोग घर पे रख सकते हो वंस इट्स यूज्ड, और फिर आप उसको रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो। कोई लिटरिंग नहीं करेगा, और अगर कोई करता है मतलब आपके सामने कोई आसपास में कोई कूड़ा करकट फैलाता है तो आप उनको भी मना करेंगे। तो और ये जो बैग बनाने की एक्टिविटी है ये ये आप लोगों का करनी है और फिर आप लोग हमको वापस से अपना फोटो सेंड करोगे कि हमने इस तरीके का बैग बनाया।
और या फिर अगर आप लोग कोई किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो प्लास्टिक को कट डाउन करने में, या आपके पास कुछ अच्छे इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव्स हैं कि ये चीज़ ना यूज़ करके हम ये चीज़ यूज़ करते हैं जो कि सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट को खतरा नहीं पहुँचाती है, तो वो चीज़ें आप जो है आपका जो इको क्लब का ग्रुप है वहाँ पर शेयर करोगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा है अपना प्लास्टिक की कंज़म्पशन को कट डाउन करें और अल्टरनेटिव्स ढूँढें कि हम कितने अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो रिड्यूस करना है, फिर रीयूज़ करना है और लास्ट ऑप्शन है रिसाइकिल करने का। तो होप सबको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में जो कि अगले महीने होगा। टिल देन बाय एंड ग्रुप में सब अपडेट करेंगे कि उनको कैसा लगा सेशन। थैंक यू।